Hello guys, welcome back to the channel Biology for you. I hope you guys doing well. आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर्स समझ रहे होंगे। तो लेक्चर्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें बायोलॉजी क्लास की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है और अगर आप सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको वीडियोस टाइम पे मिलते रहेंगे। जो चैप्टर्स चल रहे हैं आई होप कि आपको सभी समझ में आ रहे हैं। और अगर आपको इन सारे चैप्टर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम अकाउंट हैंडल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सभी लेक्चर समझ में आ रहे हैं और अगर कोई भी लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको 5 संक्रामक बीमारियों के बारे में बता चुका था और मैंने कहा था कि ये जो संक्रामक बीमारियों के नाम है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो आप ये इंश्योर कर लें कि ये सारे जो डिजीज़ेज़ हैं आपको याद हों, ठीक है? क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पूछते हैं। तो आज मैं छठा संक्रामक रोग बताऊंगा जिसे आपको समझना है और याद रखना है। देखो, जो 6 रोग है वो है डायरिया और इसका कारक क्या है? इकोलाई, है ना? कारक मतलब डायरिया किस जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जैसे निम्नलिखित रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम किसके कारण होता है? सिर्फ इतना पूछा जाएगा? नहीं, तो ऐसा पूछा जाएगा कि जो रोग दे दिया जाएगा कि जो पर्टिकुलर रोग है वो कौन से जीवाणु के कारण होता है, फिर कौन से वायरस के कारण होता है ना, कि उसका नाम पर्टिकुलर पूछा जाएगा। जैसे अगर डायरिया के बारे में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि डायरिया किस जीवाणु के कारण होता है। देन आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा इकोलाई, ठीक है? इकोलाई ढूंढना होगा और सबसे फेमस इकोलाई ही है। और दूसरा जीवाणु है शिगेला। तो डायरिया इकोलाई के कारण भी होता है और शिगेला जीवाणु के कारण भी होता है, ठीक है? इकोलाई का पूरा नाम होता है इश्चेरिचिया कोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई, ठीक है? तो डायरिया के कारक जो हैं वो जीवाणु हैं और कौन से जीवाणु हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इकोलाई और शिगेला। संक्रमण का माध्यम क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि डायरिया एक संक्रामक रोग है, तो वो लोगों के शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? अगर आप दूषित भोजन का उपयोग करते हैं या फिर दूषित जल का उपयोग करते हैं तो इकोलाई या फिर शिगेला जीवाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और डायरिया से ग्रसित कर सकते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण है बार बार पतले दस्त होंगे, उल्टी होगा, बुखार, भूख की कमी, पेट दर्द और जल की कमी हो जाती है। कभी कभी मिचली भी आती है, मतलब चक्कर आते हैं, ठीक है? तो ये है आपके लक्षण। उसके बाद होता है क्या? रोकथाम। क्या करके रोका जा सकता है डायरिया को? देखो, जिस भी व्यक्ति को अगर डायरिया हो गया है तो उसे पूर्णतः व्यक्तिगत आराम करना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई तो हमेशा ही रखनी चाहिए, सबको पता है। अगर डायरिया किसी को नहीं हुआ है ना, अगर कोई रोगी नहीं है तो उसको हमेशा साफ भोजन करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं, अगर हो चुका है डायरिया तो उसे साफ सफाई की ध्यान रखना चाहिए, साफ भोजन खाना चाहिए और ओआरएस का घोल हमेशा लेते रहना चाहिए, क्योंकि यही है जो जल की कमी को शरीर में पूरा कर सकता है। उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स की खुराक ले सकते हैं जिससे डायरिया कंट्रोल हो सकता है, ठीक है? तो ये है आपका डायरिया के बारे में। नेक्स्ट है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है इसके बारे में कहा जाता है कि एक ड्रेडेड रोग है। ड्रेडेड मीन्स एक चिंतित करने वाला रोग है। मतलब लोग अगर देख लेंगे किसी को कि उसको लेप्रोसी है तो उससे लोग दूर भागेंगे, ठीक है? दूर भागना भी चाहिए क्योंकि एक संक्रामक रोग है। अगर आप उसके पास रहते हैं तो ये आपको भी होने का खतरा होता है।
लेकिन आप उससे दूर रहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप उससे घृणा करने लगिए, है ना। घृणा नहीं करना है, आप उसको हेट मत कीजिए, आखिर है तो रोग ही, ठीक है। तो ये एक ड्रेडेड रोग है। अगर आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो बुक में लिखा हुआ है इट इज़ अ ड्रेडेड डिजीज, चिंतित करने वाला रोग है। देखो लेप्रोसी क्या है, कारण क्या है इसका? कारक है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु जो है लेप्रोसी को जन्म देता है मानव के शरीर में। और ये शरीर में प्रवेश कैसे करता है? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। अगर किसी को लेप्रोसी है तो अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी हो सकता है। और इसके लक्षण दिखने में करीब 5 साल लग जाते हैं। जैसे अगर आप आज किसी के संपर्क में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही से आपके शरीर में लेप्रोसी के लक्षण दिखने लगेंगे। लक्षण दिखने में 5 साल तक भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई जल्दी लक्षण नहीं दिखता है इसका। और आपको पता कैसे चलेगा किसी को लेप्रोसी है? लक्षण क्या होंगे? किसी विशेष अंग की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, मतलब सुन्न हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अंग सुन्न हो गया, तो वो सुन्न हो जाएगा। फिर जिस भी अंग में होता है वो अंग सुन्न हो जाता है। त्वचा पर धब्बे आपको दिखाई देंगे, सफ़ेद या फिर लाल। हाथों और पैरों की उंगलियों में जख्म हो जाएंगे या फिर वो विकृत हो जाएंगे, मतलब अजीब ढंग के विकसित हो जाएंगे वो। टेढ़े मेढ़े उंगली दिखाई देंगे या फिर जख्म होंगे साथ ही साथ। तो ये लक्षण है लेप्रोसी के। रोकथाम क्या है? देखो सबसे पहला चीज़ है कि आप रोगी से दूर रहें, दूरी बना कर रहिए, साफ सफाई रखिए और कुष्ठ निवारण केंद्र पर जाना चाहिए, ठीक है। हर ज़िले में या फिर कहीं कहीं स्पेशल कुष्ठ रोग निवारण केंद्र बनाए जाते हैं, वहाँ पर जाकर दवाई ले सकते हैं जिससे लेप्रोसी को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा। देखो इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी के कारण होता है, ठीक है। मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी। और मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इन्फ्लुएंजी किसके कारण होता है तो आप कहेंगे वायरस के कारण होता है। और अगर वायरस का नाम पूछा जाए तो आप मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंसेस नाम दे सकते हैं। और ये कैसा वायरस है? आरएनए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संक्रमण का माध्यम क्या होता है? शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? शरीर में प्रवेश करेगा ये संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या फिर थूकने के कारण। मतलब क्या होता है कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, और वो अगर खांसता है, छींकता है या फिर इधर उधर थूकता है तो उसके जो थूकने, खांसने, छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे उसके मुंह से, वो हवा में घूमते रहते हैं। और अगर उसके संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसके शरीर पे भी वो प्रवेश कर जाएंगे और उसे इन्फ्लुएंजा से ग्रसित कर सकते हैं। सेम चीज़ जैसे आज कोरोना के साथ है। कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कोरोना है और अगर वो खांसेगा, छींकेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसके मुंह से, वो 1 मीटर के दायरे में ही रहते हैं और वो क्या होंगे, 1 मीटर के दायरे में ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं और उस कोरोना वायरस के संक्रमण व्यक्ति से संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर में वो सांस के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेम इन्फ्लुएंजा ही है, इसको हम लोग फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। तो लक्षण क्या है? बदन दर्द, सर्दी जुकाम, बुखार, जैसे कि सेम कोरोना के साथ है। रोकथाम क्या है? आप संक्रमित व्यक्ति से दूर रहिए, यही एक इलाज है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा चूँकि एक सिंपल सा फ्लू है, एक वायरस से होने वाला रोग है, तो इसका कोई भी एक अच्छा इलाज मौजूद नहीं है। जैसे कि आपको पता है कोरोना के साथ, है ना। तो मैं इसका कोरोना के साथ इसलिए रिलेशन कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ सके, क्योंकि जैसा कोरोना का सिम्टम होता है वैसे इन्फ्लुएंजा का भी सिम्टम होता है। कई सारे लोग इन्फ्लुएंजा से मर भी जाते हैं, कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इन्फ्लुएंजा। उसके बाद है स्वाइन फ्लू। स्वाइन मतलब पिग होता है, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू का कारण क्या है? स्वाइन फ्लू का कारण है H1N1 फ्लू वायरस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोमिक्सो वायरस।
ये काफ़ी एक समय ऐसा आया था, लगभग 2009 की बात है। ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। जैसे आज कोरोना पेंडेमिक है, महामारी है, वैसे ही ये भी एक महामारी के तौर पर ही आया था, अमेरिका से शुरू हुआ था। तो स्वाइन फ्लू H1N1 फ्लू वायरस के कारण होता है, जिसको हम लोग ऑर्थोमिक्सो वायरस भी कहते हैं। संक्रमण का माध्यम यह है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या उसके इस्तेमाल किए हुए वस्तु से। ठीक है, अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू है और कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको भी स्वाइन फ्लू हो जाएगा, या फिर उसका इस्तेमाल किया हुआ वस्तु अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसको भी स्वाइन फ्लू हो जाएगा। अब संक्रमण का माध्यम तो मैंने बता चुका। लक्षण क्या होते हैं इसके? लक्षण होंगे, ठंड के साथ बुखार होएगा, है ना, ठंड के साथ बुखार, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी जिसको हम लोग कहते हैं डिस्निया, और थकान, बदन दर्द, उल्टी। अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं स्वाइन फ्लू का तो रोगी मर भी सकता है। एक जानलेवा रोग है। रोकथाम क्या है? संक्रमित व्यक्ति से सबसे पहले आप दूर रहिए। संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना पीना सामान बांटना नहीं चाहिए। और ये दवाइयाँ हैं जो लिया जा सकता है, ओसेल्टामेविर या ज़ानामेविर, ये सभी एंटीवायरस हैं जिसको लिया जा सकता है स्वाइन फ्लू में। ठीक है, तो ये एक जानलेवा रोग है और इससे हमेशा बचना चाहिए। और ये सब रोग ऐसे हैं जिससे हमें संक्रमित व्यक्ति से दूर रहकर ही बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10वां नंबर, डेंगू। परसेंटेज स्टूडेंट्स इस रोग से क्या है परिचित है कि डेंगू रोग क्या है। डेंगू का कारक क्या है? डेंगू वायरस ये 4 तरह का होता है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। ये 4 प्रकार के डेंगू रोग होते हैं। और आपको पता है कि डेंगू रोग संक्रमण ये शरीर में प्रवेश कैसे करेगा? एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा। ये जो मच्छर है, जब भी ये व्यक्ति को काटेगा तो ये डेंगू वायरस को शरीर में छोड़ देगा। ठीक है, आपको पता है कि डेंगू मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो कौन से मच्छर, अगर कोई पूछे कि कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है तो आप उसका नाम लेंगे एडीज एजिप्टी। ठीक है, यह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता, बल्कि व्यक्ति, मच्छर, फिर व्यक्ति में फैलता है। मतलब क्या है कि अगर मान लो कि एक आदमी है, इसको डेंगू हुआ है, ठीक है, अगर इसके संपर्क में कोई दूसरा आदमी आता है तो उसको डेंगू नहीं होगा। ये तब होगा जब इसको रोग है, इसको एक मच्छर काटेगा। ठीक है, एक मच्छर इसे काटेगा और फिर यही मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तब जाकर उसको भी डेंगू वायरस डेंगू रोग हो जाएगा। न कि अगर ए बी के संपर्क में आएगा तो उसको, ऐसा नहीं, मच्छर ही फैलाते हैं। ठीक है, मच्छर ही इस रोग को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में लेके जा सकते हैं। और वो मच्छर कौन होगा? एडीज एजिप्टी। ठीक है, लक्षण क्या है इसके? तेज़ बुखार, तेज सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, मतलब जहाँ जहाँ जॉइंट है हमारे शरीर का वहाँ वहाँ दर्द होगा, WBC की कमी हो जाएगी, साथ ही साथ प्लेटलेट्स की कमी भी हो जाएगी, उल्टी, पेट दर्द। और अगर समय पर इलाज ना हो तो रोगी मर सकता है। ठीक है, कोई विशेष इलाज नहीं है इसका डेंगू का, लेकिन फिर भी कुछ एंटीवायरस हैं जो इसे रोक सकते हैं, जो मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर किसी को डेंगू हुआ है तो पूर्णतः पहले विश्राम करना चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन हमेशा करते रहना चाहिए। तरल पदार्थ जैसे कोई भी लिक्विड चीज़, पानी पीजिए, ORS का घोल पीजिए, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक पीजिए, जिससे शरीर में कम से कम पानी की कमी ना हो। और मच्छरों को बढ़ने से रोकना चाहिए, है ना। सबसे बढ़िया इलाज ये है, अगर किसी को डेंगू नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर हो गया तो उसको तो पूर्ण विश्राम करना ही चाहिए। लेकिन आसपास हमें मच्छरों को बढ़ने से रोकना चाहिए। ये साफ़ पानी में पनपते हैं, है ना, ये साफ़ पानी में पनपते हैं, तो और हम अपने आसपास साफ़ पानी ही रखते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि मच्छरों को बढ़ने ना दें। हमेशा दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए। तो गाइज़, ये मैंने आपको पिछले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक 10 संक्रामक रोगों के बारे में बता चुका मैंने आपको। और भी संक्रामक रोगों के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आगे लेक्चर्स को मिस मत कीजिए और लेक्चर को फॉलो करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। सो थैंक यू।